हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया है बेटे वर्क पावर एनर्जी में? सर खत्म हो गया वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी खत्म हो गया क्या बच्चों AP4 में? यस सर। ओके। ओके ओके ओके, तो अभी कुछ बच्चे इसमें AP3 वाले भी हैं। ओके बेटे, तो अभी एक्चुअल में अपन ऐसा करते हैं कि कुछ वर्क पावर एनर्जी में ही मैं एक ऐसा करता हूँ आप लोगों को कि मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से ही मैं आज चालू करता हूँ, है ना। हो सकता है 2 लेक्चर आप लोगों के रिपीट हो जाए, कुछ बच्चों के जिन्होंने पहले भी पढ़ चुका होगा। तो विल इट बी ऑल राइट विद यू बच्चों कि अगर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, तो क्या क्या ऑल ऑफ अस विल बी एट सेम पेज, ताकि फिर आगे ओके सर। ओके सर। ओके सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके बेटे। तो वैसे वैसे भी वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इक्विलिब्रियम वाला, तो वो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो सर आप रोटेशनल करवाने वाले थे ना? यार एक्चुअली ये वो अलग अलग था, ये वाला बैच क्या है मेरे को ध्यान नहीं था। इसमें काफी सारे बच्चे नॉन इंटीग्रेटेड वाले भी हैं एक्चुअली। कई सारे बच्चे नॉन इंटीग्रेटेड के भी है ना बच्चों इस वाले बैच में? तो यस सर। यस सर। तो इसमें हम वर्क एनर्जी ही कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सर तो आप एग्जाम के रिस्पेक्ट में पढ़ाओगे या फिर मतलब जेई के हिसाब से? जेई के हिसाब से ही पढ़ते हैं। ओके सर। हाँ सर।
सर आप अभी सुबह वाला ही कंटिन्यू करेंगे? हाँ बेटे, सुबह वाला ही कंटिन्यू करेंगे? नहीं सुबह वाला कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, अभी हम वर्क पावर एनर्जी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी, एक मिनट। सर तो AP3 वाले सर नोटबुक में कंटिन्यू कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल वर्क पावर एनर्जी से ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन लोग, है ना। तो देखिए, हम लोग अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने कैसे अलग अलग फोर्सेस के वर्क से अपन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोगों को सिखाया था। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी and principle of conservation of mechanical energy. तो क्या है बेटे, देखो बेटे, पोटेंशियल एनर्जी इज energy of a system by virtue of its position and change in potential energy is defined as negative of work done by conservative force, is defined as negative of work done by conservative force when in fact कंजर्वेटिव फोर्स की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, इंटरनल कंजर्वेटिव force when system moves from one position to another. When system is moved from one position to another. Now, basically, what are conservative forces?
एंड व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है? देखो बेटे, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं, दोज फोर्सेस are said to be conservative for which work done in closed path is always zero, है ना? या those forces for which work done is independent of path taken between one position to another. है ना? या तो इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं हम कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, या ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन इज independent of path taken between one position to another. देखो बेटे, क्लोज पाथ में वर्क जीरो होने से क्या होता है कि ऐसे फोर्सेस की प्रेजेंस में जब सिस्टम सेम पोजीशन पे वापस आता है ना, तो उन फोर्सेस का नेट वर्क डन जीरो हो जाता है। उन फोर्सेस का नेट वर्क डन कितना हो जाता है बेटे? जीरो हो जाता है। सर हाँ बेटे, आप ये वाला पार्ट आपने जो अभी कहा वो एक बार रिपीट कीजिए। हाँ बेटे, अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो होने का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्लोज्ड पाथ का मतलब ही क्या होता है बेटे? क्लोज्ड पाथ का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा पाथ जिसमें सेम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम, यस सर। उसको कहेंगे क्लोज्ड पाथ। और अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क जीरो हो जाए तो उसका फायदा क्या होता है बेटे? क्लोज पाथ में वर्क जीरो होने का फायदा ये होता है कि क्लोज्ड पाथ में वर्क जीरो होने का फायदा ये होता है कि जब सिस्टम सेम पोजीशन पे वापस आएगा तो बाय दैट टाइम द सिस्टम विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, है ना? मतलब आप ऐसे देखिए, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि कंसिडर 3 केसेस। पहला, ग्राउंड सरफेस से मैंने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। दूसरा,
क्या है? दो आइडेंटिकल मासेस को मैंने क्या किया, स्प्रिंग से बांधा और स्प्रिंग को इलोंगेट करके रिलीज कर दिया। और तीसरा, या दो मासेस को छोड़ो, अपन एक ही मास को लेते हैं पहले। एक मास है, स्प्रिंग से बंधा हुआ है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, और उस मास को मैंने कुछ u वेलोसिटी दे दिया। और तीसरा सिनेरियो क्या है कि एक रफ सरफेस पर एक ब्लॉक को हमने u वेलोसिटी दे दी। यहाँ पर सरफेस है स्मूथ, ये सरफेस स्मूथ। तो तीनों केसेस में क्या होगा बच्चों? क्या इस जैसे पहले वाले केस में बॉल की वेलोसिटी जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो कम होगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. As the ball moves up, its velocity will decrease. क्या स्प्रिंग के केस में जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या ये थर्ड केस में भी जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी? Yes, Yes. sir. Yes, sir. है ना? देखो तीनों केस में हम मास m ही पकड़ के चलते हैं, तो हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हमने इनको दे दी थी। और क्या है, जैसे जैसे ये इनकी पोजीशन चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस पे नेट वर्क डन नेगेटिव हो रहा है ब्लॉक पे। Yes. Yes, sir. यहाँ पे नेगेटिव वर्क कौन कर रहा है पहले वाले केस में? Gravitation. ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो हम लिख सकते हैं एज बॉल मूव्स अप ड्यू टू नेगेटिव वर्क ऑफ ग्रेविटी, kinetic energy of the ball decreases. सेकंड वाले केस में भी क्या है? As block moves ahead, due to negative work of spring, kinetic energy of the block decreases. और इस केस में, थर्ड केस में क्या होगा? Frictional force. As block moves ahead, kinetic energy decreases due to negative work done by friction. अच्छा, पहले वाले केस में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी,
या यूं कहें कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। सेकंड वाले केस में भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि क्या होगा, इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी या इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इस केस में भी क्या होगा, ऐसा पॉइंट आएगा। क्यों बेटे? यस Yes, sir. तीनों केस में ऐसा पॉइंट आएगा जबकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी होगी। लेकिन पहले दो केस जो हैं उनमें ये बॉल नीचे आएगी, पहले केस में बॉल नीचे आएगी और जब वापस ग्राउंड सरफेस पे पहुंचने वाली होगी तो फिर से काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² हो जाएगी ना। यस सर। Yes, sir. है ना। उसी तरह से स्प्रिंग वाले केस में भी बाय द टाइम स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स नेचुरल लेंथ, क्या हम बोल सकते हैं टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग 0 हो जाएगा और फिर से काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ mu² ही हो जाएगी। यस सर। लेकिन थर्ड वाले केस में क्या ये ब्लॉक वापस आ पाएगा क्या? नो सर। नो सर। उसमें तो एक बार रुक गया तो रुक गया। मतलब देखो क्या होता है कि पहले दो केस में क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट या सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा तो टोटल वर्क डन बाय पहले केस में mg और दूसरे केस में स्प्रिंग ये 0 हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? Yes, sir. वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, -mg डेल्टा h। यस सर, और डेल्टा 0 हो जाएगा। हाँ बेटे आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। Am I audible? Yes, sir. यस तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स नाम देंगे बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स को क्या कहेंगे? ये फोर्स कैसे है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। है ना। देखो ये जो फोर्सेस होते हैं ना इस तरह के, ये फोर्सेस क्या हैं, मान लो कुछ देर के लिए नेगेटिव वर्क करे भी तो रिटर्न पाथ में क्या होता है, वापस पॉजिटिव वर्क कर देते हैं। नेगेटिव वर्क करे भी तो रिटर्न पाथ में क्या कर होता है, वापस ये पॉजिटिव वर्क कर देते हैं। तो उसके उसके चलते क्या होता है बेटे, अगर काइनेटिक एनर्जी को कम भी करते हैं तो वापस बढ़ा भी उतना ही देते हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा नहीं कर सकता, है ना। मतलब अगर ये जो एनर्जी का लॉस हुआ है फ्रिक्शन में, वो अब परमानेंटली हो गया, वो इस ब्लॉक को अब दोबारा नहीं मिलने वाला कभी भी। मतलब फ्रिक्शन इसको दोबारा एनर्जी लौटा सकता है क्या बेटे? जो थर्ड केस में एनर्जी का लॉस हुआ,
क्या फ्रिक्शन उस एनर्जी को वापस लौटा सकता है? नो सर। फ्रिक्शन उस एनर्जी को वापस नहीं लौटा सकता, इसलिए अपन इस तरह का जो फ्रिक्शन है उसको क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है नॉन ना? कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। ये जो फ्रिक्शन है ये कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और ध्यान दो कि पहले दो सिचुएशन में रादर देन सेइंग के काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, हम इसको दूसरे तरह से सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी got converted into potential energy as the ball rises up. Kinetic energy got converted into which form bete? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। Potential. Potential energy. या इसमें भी क्या है? As the block moves ahead, kinetic energy of block gets converted into its potential energy. ये बात समझ में आ रही है बेटे? Yes, sir. है ना? जबकि क्या इस केस में अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? हाँ सर। Kinetic energy gets converted into non-mechanical form of energy, है ना? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये कब इंक्रीज होगी? एक बात बताओ तो बच्चों, व्हेन विल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज? जब हाइट या डिस्प्लेसमेंट अपने इनिशियल पॉइंट से इंक्रीज होता हो तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो, इसकी जगह हम ये स्टेटमेंट दें तो क्या वो ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट होगा क्या? कौन सा? स्क्रीन शेयर नहीं एक मिनट हो रहा है एक मिनट, वो गलती से बटन दब गया। अगर हम ये स्टेटमेंट दें तो क्या वो ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट होगा क्या कि whenever a non-conservative force whenever a non-conservative force does a negative work, whenever an internal non-conservative force does a negative work, we can say that potential energy has increased. यस सर। क्योंकि नेगेटिव वर्क करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और वो क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव वर्क की वजह से हुई है तो परमानेंटली तो कम हुई नहीं है ना? तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो क्या है देखो, whenever internal conservative force
of a system does negative work we say that kinetic energy of that system has increased. Kinetic energy of that system has increased. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. तो इसलिए हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to negative of work done by internal conservative forces is equal to negative of work done by internal conservative forces. है ना? या डेल्टा यू, चेंज का मतलब क्या होता है? यू सिंबल से डिनोट करेंगे इसको, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये ऐसे लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल conservative forces from initial position to final position. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अगर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना? देखो ये वाली क्वांटिटी, ये चीज अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. Yes. क्यों बेटे? अगर वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव हुआ, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल इट बिकम हाँ पॉजिटिव? सर. हाँ सर. Yes. इसका मतलब u फाइनल इज ग्रेटर देन u इनिशियल, हाँ सर. Yes. है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम सम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नेगेटिव, देन u फाइनल माइनस u इनिशियल इज पॉजिटिव, है ना? हाँ सर. That is potential energy increases. और इसका अपोजिट कब होगा? जब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क पॉजिटिव होगा. वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव. दैट मीन्स u फाइनल माइनस u इनिशियल इज less than 0, implies u final is less than u initial.
क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। है ना? जैसे अब देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि एक बात बताओ बेटे, क्या हमेशा राउंड ट्रिप में घूम करके वापस आए तो ग्रेविटी का वर्क 0 ही होता है क्या? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ग्रेविटी का वर्क कैसा होता है? 0 ही होता है। इसका मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क के साथ भी मैं एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर सकता हूं ना? मतलब जैसे ये m मास का एक पार्टिकल है और ये किसी भी तरह के कर्व पाथ में जाता है ऐसे, और इसकी हाइट h बढ़ जाती है। Its height increases by amount h। तो क्या होगा बच्चों? सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? विल इट बी माइनस mgh? यस Yes, sir. इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा विल इट बी प्लस mgh? माइनस Yes, ऑफ sir. माइनस mgh, तो इट विल बिकम प्लस mgh, है ना? उसकी जगह अगर ऐसा हो गया कि पार्टिकल किसी ज्यादा हाइट से कम हाइट पे आ गया तो h हाइट डिक्रीज हो गई, तो वर्क डन बाय mg कितना हो गया? क्या mgh हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. तो इस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाएगी। यस सर। सर आपने वो डेल्टा W लिखा है या डेल्टा U लिखा है? डेल्टा यू, ओके सर। ये जो लिखा है दिस इज डेल्टा यू। ये बात समझ में आती है बेटा? यस Yes, sir. h हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी mgh अमाउंट से बढ़ जाएगी। h हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी mgh अमाउंट से कम हो जाएगी। उसी तरह से स्प्रिंग के केस की अगर अपन बात करें तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? Half K x initial का square minus x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग minus half K x initial square इस minus पूरे का x माइनस हो minus जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय Yes. स्प्रिंग।
तो क्या वो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर। है ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हाफ के इंटू एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? Yes, sir. यस सर। है ना? तो ये दो तरह के फोर्सेस के अगेंस्ट के लिए अपन ने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी है। अच्छा, अब ये डाउट जो है वो कई बच्चों के मन में हो सकता है आ रहा हो कि सर ये जो आप डिफाइन कर रहे हो ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो बताओ आप, ये तो चेंज है। देखो बेटे, किसी एक पोजीशन पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसका कोई फिक्स्ड जवाब नहीं होता, और न ही ये कोई बहुत ज्यादा मीनिंगफुल क्वांटिटी होती है ना? ये तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये क्या है, एक तरह की रिलेटिव क्वांटिटी है ना? यस सर। यस सर। सर बट जैसे 9th-10th में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg देते हैं, तो फिर उसका क्या? हाँ, वो mgh पढ़ा था, लेकिन उसमें फॉर्मूले जो अपन पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे कंडीशंस होती हैं। देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स। मतलब कि क्या है, जैसे जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, mgh में आप लोग h क्या लेते हो? ग्राउंड से इंजन हाइट। ग्राउंड से हाइट। जैसे मान लो कि अभी आपके टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ना? और मान लो आपका जो घर है वो 3rd फ्लोर पे है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे जो आपके टेबल पे रखा हुआ है? विल यू टेक हाइट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ योर रूम, और विल यू टेक इट फ्रॉम द रोड जो कि पास दैट इज पासिंग बाय, और विल यू टेक इट फ्रॉम द सी लेवल, बिल्कुल जो समुद्री लेवल है वहां से लोगे आप हाइट को? सर ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। हाँ बेटे। सर ये तो चेंज होता रहेगा ना, कि मतलब मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली एक मिनट। तो मतलब हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ से हाइट मेजर किया। हाँ सर। हाँ, मतलब कि क्या है, बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी पोजीशन को आपको रेफरेंस पोजीशन मानना पड़ेगा। मतलब आप क्या करते हो, अगर मान लो आपने जो आपका रूम है उस कमरे के फ्लोर से आप हाइट लिख रहे हो, इसका मतलब आपने क्या है, आप ये मान लिया है, अजम्पशन है कि कमरे का जो फ्लोर है वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 मान लूंगा, है ना? और इस अजम्पशन के साथ टेबल पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mg इंटू हाइट ऑफ टेबल फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम, राइट? यस सर। है ना? तो basically what you are writing there is
difference of potential energy on the table and at the floor of your room, इसका डिफरेंस आप mgh लिख रहे हो, और आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कमरे के फ्लोर पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको 0 लिख लिया। ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। सर इसका मतलब जो ये डेल्टा यू है सर, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा ना कि हम लोग हाइट कहाँ से मेजर कर रहे हैं? नहीं, डेल्टा यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। देखो डेल्टा यू तो फिक्स है। अगर आप रेफरेंस किसी और को मान, देखो जैसे मान लो, अगर आप मान लो ग्राउंड, जैसे कमरे की बात अपन करें, तो अगर मान लो जो सड़क नीचे से निकल रही है उसको अगर मैं रेफरेंस मान भी लूं, तो एक बात बताओ कि कमरे के फ्लोर पे और टेबल के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस अभी भी mg इंटू हाइट ऑफ टेबल के बराबर ही रहेगा। यस बेसिकली सर हम क्या समझा बोल, नहीं। देखो क्या है, ऐसे देखिए आप कि मान लो ये आपका कोई बिल्डिंग है, राइट, और इस बिल्डिंग के अंदर ये आपका कमरा है, और इस कमरे के अंदर एक टेबल रखी हुई है, और ये टेबल है, टेबल के ऊपर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। ऐसे कई सारे फ्लोर इस बिल्डिंग में है। अब मेरे को इस वाले ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ना। तो अगर मान लो आपने ग्राउंड को रेफरेंस मान लिया, तो आप इस m मास के ऑब्जेक्ट की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? इस हाइट को अपन h1 बोल दें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh1। यस सर। यस और सर अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होता, तो और ये हाइट h2 होती, तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती? क्या वो mgh2 हो जाती कि नहीं हो जाती? यस सर। तो मान लेते हैं कि इस पोटेंशियल एनर्जी को U1 बोलता हूँ, इसको U2 बोलता हूँ, तो U1 माइनस U2 की क्या वैल्यू आ गई बेटे? क्या ये mg इंटू h1 माइनस h2 आ गई क्या? यस सर। अब कोई दूसरा आदमी होता है, वो कहता है यार मैं तो इसी को रेफरेंस मान लेता हूँ। अगर मैं रेफरेंस इसको मान लूंगा, तो इसका मतलब जहां पे रेफरेंस माना है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया हमने? 0। तो उसके लिए इस वाली बॉल की जब वो टेबल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? क्या वो mg इंटू h1 माइनस h2 हो जाएगी? अब उस वो तो यही वाली हाइट लिखेगा ना, क्यों बच्चों? सर बट हमने फर्स्ट केस में फ्लोर से क्यों पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी? हम इस तो वाले ग्राउंड केस में रेफरेंस ले रहे हैं ना। नहीं, अब मैंने रेफरेंस इसको मान लिया, मानो इसको रेफरेंस में। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो यही बॉल नीचे गिरी हुई होती, ये जो बॉल ऊपर है, यही बॉल अगर नीचे गिरी हुई होती, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड सरफेस पे mgh2 होती कि नहीं होती? हाँ सर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी at the floor of the room. This is potential energy on the table where the reference is the road, the ground floor, right? The earth surface. हाँ सर। और सेकंड वाले केस में मैंने क्या किया कि जो रूम का फ्लोर था उसी को रेफरेंस मान लिया, तो फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और टेबल के टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी mgh1 माइनस h2 हो गई, है ना।
Now, what is the difference of potential energy at the floor of the room and on the top of the table? इन दोनों की potential energy में difference कितना है? क्या ये mgh1 minus h2 ही है क्या? यस सर, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, बट अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे बोले कि टेबल पे एक बॉल रखा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा कि रेफरेंस, बिल्कुल सही तुमने बात बोली है। मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन, है ना? पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन depends on the reference position for zero potential energy. Potential energy at any position depends on the reference position for zero potential energy. जबकि difference of potential energy between two positions does not depend on difference of potential energies at two positions does not depend on the reference position for zero potential energy. मतलब जैसे रूम के फ्लोर पे कोई आपसे पूछे कि यार एक बॉल है, ये रूम के फ्लोर पे रखी हुई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप कहोगे भाई कुछ भी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, तो है ना? अगर मैं रूम के फ्लोर को ही रेफरेंस बोलूं तो जीरो भी हो सकती है, अगर ग्राउंड फ्लोर को रेफरेंस बोलूं तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, मान लो 1000 जूल भी हो सकती है। सर फिर वो नेगेटिव भी हो सकती है ना, अगर सीलिंग को रेफरेंस मान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम जैसे तुम्हारे बिल्कुल जो टेरेस है बिल्डिंग का, उसको तुमने रेफरेंस मान लिया तो नेगेटिव भी हो सकती है। आई वाज समझ में? यस यस सर। तो वो तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, उसी तरह से उसी बॉल को अगर हमने टेबल के ऊपर रख दिया तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगेन वो कुछ भी हो सकती तब भी जीरो हो सकती है ना? तब जीरो भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, बट नो मैटर व्हाट रेफरेंस यू टेक, आप सड़क को रेफरेंस मान लो, रूम के फ्लोर को रेफरेंस मान लो, टेरेस ऑफ द बिल्डिंग को रेफरेंस मान लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल में जो डिफरेंस आएगा कहाँ, एट द फ्लोर ऑफ द रूम एंड ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, वो सेम रहेगा, है ना? अगर आपने मान लो फ्लोर ऑफ द रूम पे जीरो बोल लिया तो टेबल के टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो 20 जूल हो जाती है। अगर सड़क को रेफरेंस मान लिया तो फ्लोर ऑफ द रूम पे पोटेंशियल एनर्जी 1000 हो जाती है, तो टेबल के टॉप पे 1020 जूल 1020 जूल हो जाएगी, है ना? और Yes. अगर सीलिंग को मान लो टॉप सीलिंग या मान लो टेरेस को अपन ने रेफरेंस मान लिया तो फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई मान लो -1020 जूल, तो टेबल के टॉप पे क्या हो जाएगी, -1000 जूल, so that the difference of potential energy remains the same. सर हाँ बोलो बेटे। सर बैटरी
तो ये बात है बच्चों, difference of potential energy at two positions does not depend on reference position for zero potential. ठीक है बेटे। यस सर। और ये दो जो हैं ये दे आर जनरल स्टेटमेंट्स है ना, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी से मेरा मतलब है क्या बच्चों, कई देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, यस सर। जैसे दो तो मैंने बताई है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। इसके अलावा आगे जाकर के आप देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। आप देखोगे कि सर स्प्रिंग फोर्स बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेस जितने भी होते हैं, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव। ये सेंट्रल normal फोर्सेस भी क्या आएगा? होता है? हाँ बेटे क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में तो कंजर्वेटिव होता है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है ना। जैसे कोलिजन वगैरह अगर हो रहा है कभी है ना, तो फिर वो कैसा हो जाता है, नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है। ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। यस सर। अब देखिए बच्चों क्या है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो किसी सिस्टम में सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं हम वैसे मैकेनिकल एनर्जी नाम की चीज भी एक सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये क्या होता है बेटे? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और Yes, sir. जब पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है तो इट इज वेरी ऑब्वियस के मैकेनिकल एनर्जी भी जो है वो रेफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करेगी। सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट का है ना, वो डेल्टा नहीं है। हाँ डेल्टा नहीं, है ना। अगर डेल्टा लिखना है आपको, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी,
तो वो कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पोजीशन होता है। है ना? अगर Yes, sir. किसी सिस्टम में देखो, Sir, can you please scroll up? Yes, sir. अब देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता? What is principle of conservation of mechanical energy? देखो बेटे, एक सिस्टम के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। वो एक यूनिवर्सल थ्योरम है, मतलब वो उसको लगाने के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, हमेशा एप्लीकेबल होती है। वो थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस is equal to change in kinetic energy. Work done by all conservative forces को क्या हम नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना आ गया बेटे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी। डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी। ये आ गया वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आया या नहीं? हाँ सर। अब अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस in a system is 0, then can I say that
mechanical energy of the system remains conserved. Change in mechanical energy is zero. Yes, sir. इसका मतलब initial mechanical energy equal Is to equal to final final. इसका मतलब mechanical energy remains conserved. मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी सर्टेन अमाउंट से कम होती है तो उसी अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों. Yes, sir. प्रोवाइडेड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क जीरो है. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. वो क्या कहता है? इफ non-conservative forces, if work done by non-conservative forces acting in a system is zero, then mechanical energy of that system remains conserved. है ना? Yes, sir. देखो ध्यान दो, ये थ्योरम एनर्जी लॉ, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो अलग चीज है बेटे. जो आप पढ़ते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो एक अलग चीज है बेटे. वो तो यूनिवर्सल लॉ है, दैट इज ऑलवेज ट्रू, राइट? Yes, sir. ये अलग है. दिस इज जस्ट फॉर मैकेनिकल एनर्जी. ये कंडीशनल स्टेटमेंट है. मतलब ये सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के लिए अप्लाई होता है. ये सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अप्लाई होता है. ओके सर. है ना? ये क्या कहता है कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब एयर रेजिस्टेंस, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, एयर ड्रैग, और इस तरह के कोलिजन के टाइम पे जो ऑब्जेक्ट बॉडी को डिफॉर्म वगैरह कर देते हैं, इस तरह के फोर्सेस यदि वो एब्सेंट हैं तो ये एप्लीकेबल होता है. तो उस केस में क्या होगा, जितने अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतने ही अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. ठीक है? Yes, sir.
अच्छा ध्यान दो कि ये जो किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल टेंशन होता है ना, उसका वर्क डन भी हमेशा 0 होता है. नोट दैट work done by internal tension in a system is also always equal to 0 if the string is massless and it remains taut. मतलब जैसे क्या है बेटे कि ये एक पुली है और पुली से 2 ब्लॉक्स बंधे हुए हैं. एक का मास 2m है, एक का मास है m, और हमने इस सिस्टम को रिलीज फ्रॉम रेस्ट कर दिया. दिस सिस्टम इज तो हमें पता करना है फाइंड द velocities acquired by A and B by the time A descends down a height h after being released from rest. सर आप एक बार प्रीवियस पेज लगा सकते हो? हाँ बेटे. सर अगर स्ट्रिंग का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो टॉट है तो भी इंटरनल टेंशन 0 ही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, उस केस में नहीं हो पाएगा. डन सर. ठीक है. अब इस केस में हमें दिया हुआ है स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल.
तो देखो बेटे क्या होगा इसमें, ये ब्लॉक अगर y डिस्टेंस नीचे जाएगा, ए ब्लॉक, तो क्या हम बोल सकते हैं बी जो है वो y डिस्टेंस ऊपर जाएगा? यस सर। ए अगर y डिस्टेंस नीचे जाता है तो बी जो है वो y डिस्टेंस ऊपर जाएगा। अब टेंशन दोनों में सेम लगेगा और दोनों में ऊपर लगेगा, तो बी पे टेंशन का वर्क पॉजिटिव होगा ना, यस और ए पे टेंशन Yes, का sir. वर्क नेगेटिव होगा ना। यस Yes, sir. तो क्या इंटरनल टेंशन का वर्क पूरे सिस्टम पे मिला करके 0 हो गया? Yes, sir. तो यस इस पूरे सिस्टम पे अब वर्क कौन कर रहा है? क्या सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा है? Yes, sir. सर, टेंशन फोर्स भी कर रहा है। टेंशन फोर्स का टोटल वर्क 0 हो गया ना बेटे। हाँ सर। Now since work done by tension on system is 0, implies only gravitational force does work on the system. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि and since gravitational force is conservative, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ mechanical energy of the system remains conserved? यस सर। है ना? तो देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप या तो ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बेटे? क्या 2 mgh लिख सकते हैं क्या इसको? इतना लॉस तो सर 2m मास के एनर्जी में हुआ है, और m मास की एनर्जी में कितना हुआ? m मास की एनर्जी में माइनस कितना mgh लॉस हुआ? माइनस mg। माइनस mgh। सर हाँ, सर इसमें हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या, वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, हाँ, वो आप लगा सकते हो, लेकिन आप ऐसे सोचो कि मतलब सेम सेम चीज देखो, एनी जो कि आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, उसको आप काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो आप उसको। यस सर। है ना? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही तो स्पेशल केस है। यस ये बात समझ में आती है? हाँ सर। Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है, क्या वो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही स्पेशल केस है? यस सर। तो जहां पर भी आप इस क्वेश्चन को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर रहे हो, ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आल्सो।
लेकिन क्या है बेटे कि द इंटरप्रिटेशन बिकम्स इजियर, है ना, वो कंजर्वेशन के लॉस के टर्म्स में सोचना आसान हो जाता है। कैसे? 2m मास की पोटेंशियल एनर्जी 2 mgh कम हुई, m मास की पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई, तो नेट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 2 mgh माइनस mgh। और ये किसके बराबर होगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ 2mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। दोनों स्पीड भी बराबर बराबर एक्वायर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mgh इज इक्वल टू हाफ 2m प्लस m यानी 3m इंटू वी स्क्वायर, या v को आप सिंपली क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 2gh बाई 2। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस यस सर। है ना? तो ठीक है बच्चों, बाकी जो है वो अगली क्लास में हम सर कंटिन्यू। हाँ बोलो बेटे। सर इसे आप एक बार उस वाले फॉर्मूले से करके बताइए ना। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। हाँ सर तो उसके बाद कैसे प्रोसीड करेंगे, बस इतना बता दीजिए, मैं कर दूंगा। देखो देखो देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये 0 हो जाएगा। अब चेंज क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना? यस तो सर। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2m ब्लॉक के लिए तो हाफ 2mv स्क्वायर, m के लिए हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल तो 0 थी। हाँ सर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखोगे तो वो भी क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो 2m मास के लिए वो वैल्यू क्या माइनस 2mgh हो जाएगी, और m मास के लिए वो वैल्यू क्या प्लस mgh हो जाएगी क्या? क्योंकि 2m हाँ मास सर। h हाइट नीचे चला गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज माइनस 2mgh, और m मास mgh ऊपर चला गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज प्लस mgh। ये हाँ सर। मिलकर के 0 आएगा। यस सर, अब मैं कर लूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है बच्चों, हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिस्टम पे जिसमें कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क 0 हो रहा हो। कब कब नहीं अप्लाई करोगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन, सॉरी एयर फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, है ना, कोलिजन वाले फोर्सेस। ठीक है, दीज आर ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये जब लग रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं करना है ना? अच्छा, अगर पूछा जाए कि ज्यादा यूनिवर्सल थ्योरम कौन सी है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क वर्क एनर्जी एनर्जी सर। थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का कोई कंडीशन नहीं होती, हमेशा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता ही होता है। यस सर। ठीक है बेटा, ये है। तो बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग ना सेक्शन डी वाला जो पार्ट है इसका वो होमवर्क में कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, है ना? ओके सर। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 दोनों ना? पार्ट 1 पार्ट 2, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। हाँ, हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। Alright.